देखो आज मैं बताने वाला है सिंधु नदी। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? सिंधु नदी तिब्बत के पठार के बोखरचू हिमानी से निकलती है और तिब्बत बहते हुए ये भारत के लद्दाख क्षेत्र में प्रवेश करती है। लद्दाख और ट्रांस हिमालय का दो श्रेणी लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच से प्रवाहित होती हुई पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। पूरे पाकिस्तान से बहते हुए अरब सागर में गिर जाती है। सिंधु जल समझौता विश्व बैंक की मध्यस्थता से जो है 1960 ईस्वी में किया गया था और कहा गया था कि सिंधु झेलम चिनाब 3 नदी का पानी पाकिस्तान 80% यूज करेगा और 20% जो बच गया वो भारत यूज करेगा। उसके बाद बच गया रावी, बियास, सतलज। 3 नदी में से भारत 80% यूज करेगा और 20% पाकिस्तान यूज करेगा। तो 3 नदी का 80% पाकिस्तान यूज किया, 20% भारत, और 3 नदी में भारत 80% पाकिस्तान 20% यूज करेंगे। उसके बाद सिंधु की सहायक नदी की बात करें तो सिंधु की सहायक नदियों में झेलम, चिनाब, रावी, बियास, सतलज है। जिसमें से झेलम नदी शेषनाग, जम्मू कश्मीर में शेषनाग झील के निकट वेरीनाग झील से निकलती है और इसी झेलम नदी के किनारे बुलर झील स्थित है जो भारत का सबसे बड़ा मीठे या ताजे पानी का झील है। बुलर झील का पानी मीठा ताजा इसलिए रहता है क्योंकि झेलम नदी जो है ना बुलर झील के किनारे से होकर के गुजरती है और झेलम नदी का पानी बुलर झील में जाते आते रहता है, जिस कारण से बुलर झील का पानी नवीनीकृत होते रहता है। इसलिए भारत में सबसे बड़े मीठे या ताजे पानी का झील बुलर झील है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है। उसके बाद झेलम सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब नदी है। चिनाब नदी 2 धाराओं की मिलने से बना होता है, जिसमें चंद्र और भागा, हिमाचल प्रदेश में चंद्र और भागा 2 नदियों को मिला करके चिनाब नदी बनती है जो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, जो पाकिस्तान में जाकर के सिंधु में मिल जाती है। उसके बाद रावी, बियास, सतलज भी चिनाब नदी में मिल जाती है। सतलज नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट राकसताल झील से निकलती है। यदि राकसताल झील नहीं मिले तो इसको मानसरोवर झील बोल देंगे। समझ आया? पूछेगा सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ है तो मानसरोवर झील। ठीक है। यदि एग्जैक्ट में पूछेगा तो राकसताल झील। कहाँ से? राकसताल, मानसरोवर झील के निकट ही राकसताल झील से निकलती है सतलज नदी। 5 भूमि का राज कहा जाता है, 5 नदियों का भूमि कहा जाता है पंजाब को। ठीक है। 5 नदियों का भूमि पंजाब को कहा जाता है। यही 5 नदी कहीं न कहीं पंजाब से होकर के गुजरती है। समझ आया? उसके बाद क्वेश्चन आता है कि भारत की दो ऐसी नदी जो डेल्टा के बदले सूर्य का निर्माण करती है। वैसे ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, 2 पर्वतों के बीच से होकर के बहती है, नर्मदा और ताप्ती। लेकिन एक और नदी है जो डेल्टा के बदले सूर्य का निर्माण करती है, वो है दामोदर नदी। दामोदर नदी झारखंड के छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और पूरब की ओर प्रवाहित होते हुए हुगली, गंगा की एक सहायक, गंगा से जो निकलती है स्वतंत्र रूप से हुगली, उसमें जाकर के मिल जाती है दामोदर नदी। दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। इसे भारत का जैविक मरुस्थलीय नदी कहा जाता है। भारत का रूर प्रदेश से निकलता है छोटा नागपुर के पठार से। ठीक है। पूछता है भारत में कोयले का सबसे अधिक भंडार किस नदी घाटी में है तो दामोदर नदी घाटी में, क्योंकि छोटा नागपुर के पठार से निकलती है यह नदी। ठीक है। इसीलिए इसे भारत का जैविक मरुस्थलीय नदी कहा जाता है और हुगली में जाके मिल जाती है। और हुगली स्वतंत्र रूप से बंगाल खाड़ी में गिर जाती है और उसी नदी के किनारे कोलकाता शहर बसा हुआ है। कोलकाता शहर को जॉर्ज चॉर्नोक ने बसाया था। ठीक है। उसके बाद 2 नदी जो बताए, नर्मदा और ताप्ती नदी ये डेल्टा नहीं बनाती है, क्योंकि जब 2 पहाड़ों के बीच से नदी बहती है ना तो उसमें बालू ये सब जमा नहीं होता है, उसमें कंकड़ पत्थर को जमा कर देता है ला करके। ठीक है। नदी उसी को कहा जाता है ज्वारनाद या एस्चुरी या ज्वारनाद किसे कहते पता चला? जब नदी 2 पहाड़ों के बीच से बहेगी तो वो कंकड़ पत्थर को ला करके मुहाने पर जमा कर देती है। इसे ही ज्वारनाद या एस्चुरी कहते हैं। इस तरह से आप देखो नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? ये अमरकंटक चोटी से निकलती है। अमरकंटक चोटी से निकल करके
सतपुड़ा बिंद और सतपुड़ा पर्वत के बीच से बहती, बिंद और सतपुड़ा के बीच से बहती है और ये अपना पानी खंभात की खाड़ी में गिरा देती है, जो अरब सागर का भाग है। गुजरात के खंभात की खाड़ी में गिरा देती है कौन? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक चोटी है, समझ आया। उसके बाद ये दोनों बिंद और सतपुड़ा के बीच में नर्मदा नदी बहती है, जो डेल्टा के बदले एस्चुरी का निर्माण करती है। उसके बाद सतपुड़ा और अजंता के बीच से होकर के ताप्ती नदी निकलती है, बहती है। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मूलताई है, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मूलताई है, जो सतपुड़ा और अजंता पर्वत के बीच से बहती हुई ये भी डेल्टा के बदले एस्चुरी का निर्माण करती है और खंभात की खाड़ी में अपना पानी, गुजरात में खंभात की खाड़ी में अपना पानी गिरा देती है और खंभात की खाड़ी नहीं रहे तो अरब सागर में गिर जाती है, मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि भारत का अजंता पर्वत का विस्तार केवल व केवल एक राज्य में है, महाराष्ट्र में। अजंता पर्वत का विस्तार केवल एक राज्य में है, महाराष्ट्र में, समझ आया। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे पूरे भारत का जल विभाजक किसे कहा जाता है? पूरे भारत का जल विभाजक विंध्य या विंध्याचल पर्वत को कहा जाता है, क्योंकि ये भारत के बीच में मध्य प्रदेश और राजस्थान में कुछ भाग गुजरात तक फैला हुआ है, ठीक है। कौन सा पर्वत? विंध्याचल पर्वत, समझ आया, जो पूरे भारत को जल का विभाजन करता है, ठीक है। उसके बाद पश्चिम भारत का जल विभाजक पूछा जाता है, किसे कहा जाता है? अरावली पर्वत। अरावली पर्वत का विस्तार अधिकतर राजस्थान में फैला हुआ, पूरे राजस्थान से जाता है। वैसे अरावली पर्वत का विस्तार गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक है। दिल्ली में इसे अरावली पर्वत को रायसिंह पहाड़ी के नाम से जाना जाता है और बताए थे कि इसी रायसिंह पहाड़ी पर दिल्ली में राष्ट्रपति भवन, संसद भवन और इंडिया गेट स्थित है। राष्ट्रपति भवन, संसद भवन और इंडिया गेट स्थित है और तीनों के वास्तुकार बताए थे एडविन लुटियंस है, समझ आया। तो अरावली पर्वत जो भारत की सबसे पुरानी पर्वतों में पर्वत है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली पर्वत श्रेणी। इसकी सबसे ऊंची वाली चोटी जो है उसको क्या कहते हैं? गुरु शिखर, जो माउंट आबू पर्वत पर स्थित है सिरोही, राजस्थान में, समझ आया। तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। ये राजस्थान के सिरोही जिला में माउंट आबू पर्वत पर स्थित है। तो क्वेश्चन आता है कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? माउंट आबू पर्वत पर स्थित है, समझ आया। इसका निर्माण विमल पटेल के द्वारा किया गया, समझ आया, विमल के द्वारा किया गया। बंद करो।